Hi everybody, this is Dr. Priyanka. Welcome to today's class. Today we are going to do Maha Marathon of Education. हम non-stop 50 questions करेंगे from UGC Net and previous year questions है और definitely आपके December 2023 की तैयारी है. साथ ही में वो सभी students जो सेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अभी ओडिशा का लेक्चरशिप का एग्जाम है 1 अक्टूबर को या फिर जो CUET PhD का एग्जाम दे रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी जगह जो है वो नेट का सिलेबस ही बिल्कुल फॉलो हो रहा है. तो आज हम नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं. आप अपना आंसर शीट तैयार रखिए एंड 15 सेकेंड का मैं टाइमर दूंगी और अगर आपको फास्ट लगेगा तो आप पॉज करके देख लीजिएगा. मैं आपको वैसे भी बता दूं कि यूजीसी नेट में 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम दिया जाता है फॉर 1 क्वेश्चन, तभी आपके 3 आवर्स बनते हैं फॉर 150 क्वेश्चंस. तो उसको हमें पावर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है and that is the reason why I have fit the timer and I have tried to cover 50 questions and let's see कितने efficient time में होता है. Meanwhile ये मेरा telegram channel है, आप join कर सकते हो and very importantly these are my books on paper 1. ये paper 1 के लिए book है जो मेरे द्वारा authored है और एस चांद publication इंडिया के जो number 1 competitive house publication है उनके द्वारा ये पब्लिश्ड बुक है. इट इज कॉमन टू ऑल दी 83 सब्जेक्ट्स. तो आपके जो भी रिलेटिव्स या इनफैक्ट आप पहले खुद अपने लिए बाय कर लो बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. जो भी बाकी की रेफरेंसेस में या जो सोर्सेज में चीजें नहीं थी वो इस किताब के अंदर मैंने डाली हैं और ये हाइब्रिड एक तरह से मोड की बुक है क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ आपको ऑफलाइन मटेरियल नहीं यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट किताब में नहीं मिल रहा, आपको सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप पे भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिल रहा है. 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि जितनी भी यूनिट्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पूरा का पूरा सिलेबस सिस्टमैटिकली या ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनेशन में उसको फॉलो किया गया है. यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 7 जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग देखा गया है कि यही यूनिट्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को या तो मार्क्स दिला देती है या नहीं. तो इनके स्टेप वाइज सॉल्यूशंस आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे. यूनिट 6 के प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशंस मिलेंगे और पूरा का पूरा जबरदस्त कंटेंट 10 के 10 यूनिट्स का मिलेगा. जून मार्च के सबके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, 5 मॉक्स हैं और सबके सॉल्यूशंस हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट है और इससे रिलेटेड मॉक भी है. और पेपर 2 एजुकेशन की जो बुक है वो तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जो मेरी इंटेंशन है, जो मेरी मेहनत है वो आप लोगों को भी अच्छी लगी है. सो इफ यू हैव नॉट बॉट दीज बोथ बुक्स डू बाय देम स्टूडेंट्स. दिसंबर बिल्कुल पास में है एंड लेट मी एश्योर यू अगर आपके पास ये दोनों बुक्स हैं और आप इसको सिंसियरली पढ़ते हो और आप मेरी हर क्लास अटेंड करते हो तो आपको JRF डेफिनेटली विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग बोथ द बुक्स एंड अटेंडिंग ऑल द सेशंस. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू G.G. Molly, the systematic and scholarly application of what, interpreted in its broader sense to the solution of educational problems, is educational research. तो ये बात कर रहे हैं स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ विच मेथड इन अ ब्रॉडर सेंस. तो इसका आंसर होना चाहिए साइंटिफिक मेथड, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड यानी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स. ये दोनों क्या है, साइंटिफिक मेथड के तो टाइप हैं, तो साइंटिफिक मेथड इसका आंसर होगा. दिस इज द ब्रॉडर टर्म. नाउ a deliberate rather than haphazard method of selecting subjects for observation in research is called what? तो जब आप रिसर्च करते हैं तो अगर आप लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करोगे और उस प्रोसेस को यानी डेलिबरेटली आप जानबूझ के, एक पर्पस है और आप उसको सिस्टमैटिकली उन लोगों को सिलेक्ट करोगे, कुछ लोगों को, और उस प्रोसेस को आप बोलते हो सैम्पलिंग. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अ रिसर्च इज व्हाट. ये यहाँ पे कोड्स हैं. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. एक रिसर्च गोल डायरेक्टेड होती है, हमेशा कोई ना कोई थॉट या ऑब्जेक्टिव होता है. रिसर्च बिना ऑब्जेक्टिव्स के नहीं होता है.
एफर्ट टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज एंड प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आप नई थ्योरी, नए प्रिंसिपल्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जो लॉज होते हैं अप्लाइड रिसर्च के अंदर वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, लोकल यानी कि एक्शन रिसर्चेस या यूनिवर्सल यानी कि फंडामेंटल रिसर्चेस, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च और सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स रिसर्च को डिफाइन करते हैं। Now coming to question number 4, important characteristics of hypotheses are. तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। जो हाइपोथेसिस होती हैं वो क्या होती हैं? टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो टेंटेटिव सॉल्यूशन तो है, तो यानी कि वो आप टेस्ट करते हो कि नहीं, 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, 99 के ऊपर आप चेक करते हो, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप देखते हो। अगर आप एक कोरिलेशन लगाना है तो आप लिखोगे कि फॉर एग्जांपल there is a positive relation, significant relation between attitude and performance. Okay, तो आपने दो वेरिएबल्स का जिक्र किया। उसी प्रकार अगर टी टेस्ट लगा रहे हैं तो दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है या नहीं है, वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप आप हमेशा मेंशन करते हो। लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा वेरिएबल्स उसके अंदर डाल दिए हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव वे में आपको हाइपोथेसिस को क्लियरली लिखना होता है। और प्रिडिक्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब यही है कि आप उसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट करने के बाद टेस्ट करोगे। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? आप उस सॉल्यूशन दे रहे हो, राइट, और टेंटेटिव सॉल्यूशन दे रहे हो, यानी पक्का सॉल्यूशन नहीं है, आपने टेंटेटिव सॉल्यूशन दिया, उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस इसका आंसर होंगी। इनमें से जो सभी टेस्ट हैं उनमें से कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है? तो आंसर होगा विल्किंसन टेस्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट यानी कि एनोवा, ये सारे के सारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। जी टेस्ट और टी टेस्ट जो है वो दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस देखने के लिए लगाए जाते हैं। जेड टेस्ट लगाते हो जब 25 या 30 से बड़ा का सैंपल हो, ये लगाते हो जब 25 से 30 से छोटा सैंपल हो, जब आपके पास दो से ज्यादा ग्रुप्स हों चेक करने के लिए, तो आप इनोवा यूज करते हो। पैरामीट्रिक टेस्ट है यानी कि आप डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करते हो, आप ये देखते हो कि जो डेटा है वो इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर हो। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है और डेटा आपका ऑर्डिनल स्केल या नॉमिनल पे है, तो आप क्या करते हो? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हो। इनमें से विल्किंसन टेस्ट जो है वो नॉन पैरामीट्रिक है। The dash method is not concerned with characteristics of individuals as individuals, but is characterized or concerned with the statistics of data abstracted from individuals. तो यानी कि ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हमें इन डेप्थ स्टडी से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें हाउस और वाई से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जनरलाइजेशन करनी है। यानी कि आप सर्वे मेथड करोगे। सर्वे मेथड क्या होता है? बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से आप बहुत बड़ा सैंपल कलेक्ट करते हो और आप नंबर्स खोजने की कोशिश करते हो जनरलाइज करने के लिए। तो survey method. Coming to question number 7, description of tools of the study should be written in dash chapter of the research thesis. तो इसका आंसर होगा प्लान एंड प्रोसीजर। डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स का मतलब क्या है? कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चनर इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरव्यू टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, अगर क्वेश्चनर इस्तेमाल कर रहे हो खुद का बनाया या किसी और का, स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, क्या उसकी रिलायबिलिटी है, क्या उसकी वैलिडिटी है, क्या उसके नॉर्म्स हैं, ये सब आपको लिखना होता है। और ये आप कौन से चैप्टर में लिखते हो? रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जिसको यहाँ पे प्लान एंड प्रोसीजर बोला गया है। थीसिस में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे थीसिस की बात की गई है। इंट्रो के अंदर आप वेरिएबल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब लिखते हो। उसके बाद आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड आता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसको कि यहाँ पे प्लान एंड प्रोसीजर कहा गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करोगे, कौन सी स्टार्ट्स लगाओगे, कौन से टूल यूज करोगे, ये लिखते हो। उसके बाद आपका आ जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, फोर्थ चैप्टर। और फिफ्थ के अंदर आपका कंक्लूजन चैप्टर आता है, जिसको कभी कभी रिसर्च रिपोर्ट, समरी, इस सब से आप मेंशन करते हो। तो टूल्स के बारे में बात आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पे जो प्लान एंड प्रोसीजर लिखा है उसमें करोगे।
when the mean median fall at different points at either right or left side, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलते हो? तो देखिए, जब एक नॉर्मल कर्व होता है उसके अंदर मीन मीडियन मोड एक ही जगह होता है, यही मीन है, यहाँ पे ही मीडियन आएगा, यहीं पे ही मोड आएगा। तो लेकिन अगर ऐसे हो जाए जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार की आपका ग्राफ बन जाए या कर्व बन जाए, तो यानी ये एवरेज तो यही रहेगा, मीन तो यही रहेगा, राइट। और ये जो टोपी होती है ये क्या होती है, ये मोड को डिपेक्ट करती है, और इनके बीच में सैंडविच किसका बनता है, मीडियन का बनता है। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के ऊपर आ गए, मोड यहाँ आ गया, मीडियन यहाँ आ गया, यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं रही। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब नहीं रहती तो उसको हम कहते हैं स्क्यूड। इसको आप बोलोगे पॉजिटिवली स्क्यूड, इसको बोलोगे नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द यूज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव, collection of qualitative data and performance of quantitative analysis is an example of. तो देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, फिर उसके बाद क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन की बात की जा रही है, फिर परफॉर्मेंस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जा रही है। तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च तो है ही, लेकिन ये अक्रॉस स्टेज की बात कर रहा है, तो अक्रॉस स्टेज मिक्स्ड मॉडल रिसर्च इसका सही आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द स्केल दैट हैज नो ऑर्डर, नो डिस्टेंस, नो ओरिजिन बट इज यूज्ड टू टैग और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलते हो इसको? तो एक ऐसा स्केल जो सिर्फ और सिर्फ टैग करता है, चीजों को क्लासिफाई करता है, जिसका कोई भी क्वांटिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रियंका है, आपका जो नाम है, या ब्रांड्स होते हैं ना, जारा हो गया, मार्क्स एंड स्पेंसर, मैंगो, फ्रेंच कनेक्शन, ऑल ऑफ दैट क्या है, टैगिंग है। सिर्फ और सिर्फ आप उसे क्लासिफाई कर रहे हो, क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो। तो नॉमिनल स्केल ना तो इसके अंदर जीरो होता है, ना रैंक फॉलो किया जाता है, ना इंटरवल सेम होती है। Coming to question number 11. In Flanders observational matrix, if we see too many number of tallies in diagonal cells, तो टीचर क्या नहीं कर रही या क्या नहीं कर रहा? फ्लैंडर्स इंटरैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है? इसके अंदर मैं एज्यूम कर रही हूं कि अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस के बारे में पता है। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, 10 कैटेगरीज होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ, इस प्रकार से आप इसको बनाते हो ग्राफ, और ये कह रहा है कि अगर डायगोनल में टैलीज इस प्रकार से होंगी तो इसका क्या मतलब है। देखिए, जब टैलीज डायगोनल जा रही है यानी कि टीचर एक स्टेप वाइज चीजों को फॉलो कर रहा है, यानी क्लास में जा रहा है, पहले 10 की 10 कैटेगरीज, राइट, जिसके अंदर 7 टीचर टॉक होती हैं, जो बाकी 2 कैटेगरीज हैं वो प्यूपल टॉक होती है, और जो लास्ट कैटेगरी है वो साइलेंस की होती है, राइट। तो 1 to 7 टीचर टॉक आ गया, राइट, 1 to 7 टीचर टॉक, 8 और 9 यानी जिसको मैंने 2 लिखा था प्यूपल टॉक, और 10th कैटेगरी साइलेंस। तो इसका मतलब है पहले टीचर जा रही है, वो इनकरेज कर रही है स्टूडेंट्स को, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रही है, फिर लेक्चर दे रही है, फिर उसके बाद मतलब एक ही एक उसमें चल रही है, लाइन में चल रही है, वेरिएशन नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के दौरान पढ़ा रही है, लेक्चर दे रही है और साथ ही में क्वेश्चन पूछ रही है, फिर शी इज कमिंग बैक, तो उसे वेरिएशन कहते हैं। तो अगर एक ही लेह में चल रहा है मतलब वो अपनी टीचिंग के अंदर वेरिएशन नहीं कर रही है, तो ऐसी क्लास बोरिंग बन जाती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, कंटेंट एनालिसिस जो होता है वो किसका पार्ट होता है? तो कंटेंट एनालिसिस जो है वो पेडागोजी का पार्ट होता है। पेडागोजी क्या होती है? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट एंड साइंस, वन सेकेंड, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। और ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एंड्रोगॉजी जो होती है वो होती है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। पेडागॉजी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है सिलेबाई, आपका जो करिकुलम है आप उसे एनालाइज कर रहे हो, बेस्ड अपॉन दैट आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करोगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे करवानी है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, तो वो कंटेंट एनालिसिस जो होता है वो पेडागॉजिकल एनालिसिस का पार्ट होता है। Coming to question number 13, which of the following is the correct step sequence in syntax of Hunt's reflective model of teaching?
तो आप जानते हो कि पहले मेमोरी लेवल टीचिंग आता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग आता है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आता है जो BGN हंट ने दिया। अब इन सब के अंदर भी आप जानते हो फोकस आता है, सिंटेक्स आता है ना, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम आता है, उसके बाद सोशल सिस्टम भी आता है, उसके बाद इवैल्यूएशन भी आता है, ये सब के सब आते हैं। और रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है कि एक बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया है कॉन्सेप्ट, और अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उसको कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर उसको थिंक करना है, राइट। रिफ्लेक्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टीचर जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, यानी स्टेटमेंट दे रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है, उसके अंदर बच्चे को क्या करना है, टेंटेटिव सॉल्यूशन, हाइपोथेसिस का मतलब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सोचेगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा, यानी उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ेगा जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा जब उसके पास आ गया तो फिर वो उसको टेस्ट करेगा, हाइपोथेसिस कि क्या जो उसने सॉल्यूशन सोचा था क्या वो सही है या नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, फोकस ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट ऑन। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है, जिस रिकॉर्ड के अंदर आपकी क्या क्या परफॉर्मेंस है वो लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सीवी में जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपने मेंटेन की है फाइल, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में है और उसका टीचर उसकी मेंटेन परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मेनली फॉर्मेटिव होता है, यानी कि उसके बेस मतलब आपका हमेशा इंप्रूव होता रहेगा ना, और कहीं कहीं समेटिव का काम भी करता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपने जो अचीव किया है, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसके बेसिस के ऊपर आपको जॉब भी मिलती है, तो वहां पे वो समेटिव का रोल प्ले करता है। तो पोर्टफोलियो आपके प्रोसेस के ऊपर, लर्निंग कैसे हो रही है, कितनी लर्निंग की। अब ये जो ग्रोथ है ना, देखिए इसको सिनोनिमसली डेवलपमेंट के साथ लीजिए। आप इसको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आप लिटरल सेंस में मत लो, कि डेनोटेशन जिसको कहते हैं मत लो कि ग्रोथ मतलब फिजिकल ग्रोथ, यहाँ पे डेवलपमेंट। नेट ने काफी बार ऐसा किया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। लेकिन जो पोर्टफोलियो है वो करिकुलम के ऊपर फोकस नहीं होता है, स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। नाउ फोकस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट इज ऑन व्हाट। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो आप करते हो तो क्या फोकस होता है उसका। उसका फोकस होता है स्टैंडर्ड, एप्लीकेशन और ट्रांसफर। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया आप सेट कर देते हो, 55% है तो बच्चा मास्टरी कर रहा है। अप्लाई, जो नॉलेज उसने लर्न की है उसको अप्लाई कैसे करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि आपने जो क्राइटेरिया मीट किया, आपने जो नॉलेज गेन की है, आप उसको कैसे, कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, है ना, आप उस नॉलेज को गेन करके उसके ऊपर और नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हो, जो आपने नॉलेज गेन की है उसको अप्लाई करते हो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीन मेन प्रकार की असेसमेंट्स होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। फॉर्मेटिव का मतलब कि आपको फीडबैक देना है। क्यों देना है फीडबैक, पहली बात इसके अंदर आपका स्ट्रेंथ और आपका वीक एरिया फाइंड आउट किया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर आपको फीडबैक दिया जाता है ताकि आप इंप्रूव कर पाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हो। समेटिव होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और डायग्नोस्टिक जो होता है वो भी असेसमेंट फॉर के अंदर आता है। इसके अलावा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग, यानी लर्निंग के दौरान, ड्यूरिंग लर्निंग, जिसके अंदर सेल्फ पीयर असेसमेंट भी होती है, टीचर भी असेस कर रहा है आपको, तो ये इसके अंदर आएगा असेसमेंट एज, फॉर एंड ऑफ। Now, the awareness of one's own cognition and particular cognitive knowledge processes refers to dash knowledge.
तो इसका सही आंसर आएगा मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट दिया था फ्लेवल ने, इसका मतलब क्या है, नॉलेज अबाउट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्विज जो है वो करवा रही हूँ, तो मेरे पास इंटेलेक्ट है, कॉग्निशन है, बट उस कॉग्निशन को कैसे मुझे मॉनिटर करना है, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे आपको वो नॉलेज प्रेजेंट करनी है, ये कौन बताता है, रेगुलेट जिसको कहते हैं आपके मेटाकॉग्निटिव पावर्स। नाउ coming to question number 18, the observation schedule of classroom interaction does not include. तो क्लासरूम इंटरेक्शन अभी हमने किया फ्लैंडर्स, उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, तो टीचर टॉक होता है, प्यूपल टॉक भी होता है, साइलेंस भी होता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड राइटिंग नहीं होता। Coming quickly to question number 19, ability of solving real life related problems by reasoning, logic, imagination in students has been developed through dash level of teaching. यानी कि सीधा ही problem solving की बात कर रहे हैं ये। तो problem solving किसके अंदर आता है, reflective level of teaching, जो कि Beji and Hunt ने दिया। Coming to question number 20, dash is not the example of summative assessment. Summative assessment यानी कि assessment ऑफ लर्निंग, यानी कि आप पास हो या फेल हो जज करना, इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, फीडबैक के ऊपर फोकस नहीं करना। तो देखिए समेटिव असेसमेंट यूनिट टेस्ट बताता है आपने कैसा परफॉर्म किया, सेमेस्टर एग्जाम भी, एनुअल भी, क्लासरूम क्विज होता है लर्निंग के दौरान, यानी कि फॉर्मेटिव के दौरान। क्लासरूम क्विज पढ़ा रही हूँ, बीच में क्वेश्चंस पूछे, पता लग गया कैसे बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर मैं आगे अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकती हूँ। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, द क्रेडिट की बात की जा रही है यहाँ पे, द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग ब्रांचिंग प्रोग्राम, लीनियर नहीं, मैथमेटिक्स नहीं, ब्रांचिंग प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम लर्निंग गोज टू। तो देखिए प्रोग्राम लर्निंग की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ब्रांचिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है, तो आंसर होगा N.A. Crowder. Now, related question. Skinner used operant conditioning resources and develops programmed learning material. है ना? In program learning, he cannot use dash concept डायरेक्टली। तो प्रोग्राम लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स की बात की जा रही है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में दिखाऊंगी भी। तो इसके अंदर शेपिंग ऑफ बिहेवियर भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, रिस्पॉन्स का फीडिंग भी होता है, लेकिन रोटेशन जो है वो नहीं होता है। वेरी क्विकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्राम लर्निंग के अंदर, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स, ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्टिंग, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, रीइंफोर्समेंट, extinction, concept formulation, successive approximation, operand span और terminal behavior, end behavior, ये सब concepts होते हैं, rotation नहीं होता है। Coming to question number 23, according to teaching technology, use of dash enhances the output of teacher and learner. तो जब हम आउटपुट ऑफ टीचर एंड लर्नर की बात करते हैं, तो वो आप आउटपुट यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप कैसे मीट कर पाएंगे, अचीवमेंट मोटिवेशन से। आपकी जितनी ज्यादा अचीवमेंट मोटिवेशन होगी उतना ज्यादा आपका इनपुट अच्छा रहेगा और उतना आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट के ऊपर और आपकी मोटिवेशन के ऊपर, और along with the process also. So the expert person of chemistry subject is included in making of computer assisted instruction in chemistry. It means कौन सी टेक्नोलॉजी CI की यूज की जा रही है। तो इसका आंसर रहेगा कोर्सवेयर। एक्सपर्ट है यानी केमिस्ट्री टीचर है और आपको CI बनानी है किसके लिए, केमिस्ट्री सिखाने के लिए, यानी कोर्स सिखाने के लिए। तो ये कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, सब्जेक्टवेयर नहीं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CAL। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं होता। तो आप अपनी पेस जो है वो मैच कर सकते हो, उसी के बेसिस के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स होता है, रैपिड फीडबैक आपको मिलता है, लेकिन आप अपनी लर्निंग खुद से मेजर नहीं कर पाते हो, आपको कंप्यूटर असिस्ट करता है, तो ये इसका फायदा नहीं होगा। सो कैन नॉट टेस्ट देयर ओन लर्निंग CAL के अंदर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, इन डैश attempts are made for making use of combination of traditional and ICT enhanced
ई लर्निंग प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल की बात की जा रही है, आईसीटी की बात की जा रही है। जैसे मैं कहती हूँ कि जो पेपर 1 बुक है वो ये बिल्कुल फॉलो कर रही है। ट्रेडिशनल भी यानी आपको पेपर में भी मिल रहा है और आपके ऊपर भी मटेरियल मिल रहा है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि आप ऑफलाइन की बात कर रहे हो, ट्रेडिशनल में तो ऑफलाइन मेथड होते थे, आईसीटी में ऑनलाइन भी होते हैं, तो आप ब्लेंडेड लर्निंग की इसके अंदर बात करोगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, ई इंक्लूजन इज अ सोशल मूवमेंट whose goal is to dash modern information technology. देखिए, ई इंक्लूजन जो सोशल मूवमेंट है उसका मेन गोल क्या है? मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होना, बिल्कुल। नो नॉलेज होना, बिल्कुल। कैपेबिलिटी टू यूज, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लासिफाई, अवेयर होगे तो आप नो करोगे, नॉलेज अच्छी आएगी, क्लासिफाई कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब करना क्यों है? ताकि आपको यूज करना आए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, जो मूक्स हैं they are a recent and widely researched development in dash teacher education, distance education, secondary education, higher education. तो देखिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि आपके ऑनलाइन मीडियम के ऊपर आपके आईसीटी के थ्रू टीचर लर्निंग प्रोग्राम्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग प्रोग्राम्स हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो बेशक कोई रूरल एरिया में है, अर्बन में है, मेट्रोपॉलिटन में है, वो किसी भी डिस्टेंस में हो, वो किसी भी डेमोग्राफी में हो, वो इक्वली एक्सेस कर पाए लर्निंग को, लर्निंग सोर्सेज को। तो ये होता है डिस्टेंस एजुकेशन। इसके थ्रू आप टीचर एजुकेशन पढ़ाएं, हायर एजुकेशन कोर्सेज पढ़ाएं, सब इसके अंदर आता है। Coming to question number 29, online surveys are usually created as dash forms with a database to store the answers. तो ऑनलाइन सर्वेस आपने देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर भी आपको क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं। आप कल को पीएचडी करोगे, आप मास्टर्स कर रहे हो, तो डिसर्टेशन करोगे, तो आप ऑनलाइन क्वेश्चनर्स जो है वो लोगों को दोगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। और ये क्या बेस्ड होते हैं? ये वेब बेस्ड होते हैं, इसके अंदर डाउट ही नहीं होना चाहिए। So coming to question number 30, dash is not an advantage of online assessments. Online assessment का क्या advantage जो है वो नहीं है। देखिए, रिलायबल इसका आंसर होगा। डैश इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट। कहीं पे भी हो सकता है, सभी डिवाइसेस में हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन जो एक रिलायबिलिटी होती है, यानी कि देखिए, जब असेसमेंट की बात करते हो तो सब्जेक्टिविटी आती है, तो रिलायबिलिटी कम होती है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसके अंदर मैक्स टू मैक्स क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर्स होंगे, तो वो रिलायबल नहीं होता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड होता है। वेरएज जब भी आप असेसमेंट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन टच जब आता है तो वो रिलायबिलिटी उसके अंदर इंक्रीज होती है। तो ऑनलाइन असेसमेंट का वो वीक एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है कि भैया ये हेड हैं और इनके नीचे ये हैं और इनके नीचे ये लोग हैं और हायरार्की जो है वो मेंटेन हो रही है, यानी कि हर एक को आपके रोल डिफाइन किए जा रहे हैं, यानी कि डिविजन ऑफ लेबर। आप इसके अंदर बिल्कुल सिस्टमैटिकली स्टेप फॉलो करते हो। ऑर्डर भी पास करना है तो भी वो हायरार्की वाइज होगा। तो ये डिविजन ऑफ लेबर, यू आर अवेयर ऑफ योर ड्यूटीज एंड योर पावर्स एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीएम और पर्ट, इसके बारे में जो बहुत इसके फुल फॉर्म्स पूछे जा चुके हैं बहुत बारी। तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम और पर्ट के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, इन द एक्रोनिम POSGCORB, मैनेजमेंट की फील्ड में आर का मतलब क्या है? तो मैं लिख देती हूँ, P stands for planning, O stands for organizing, S stands for stuffing, D का मतलब क्या होगा? डायरेक्टिंग, CO कोऑर्डिनेटिंग, तो अलग नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग CO आ जाएगा। और यहाँ पे हमने बात की R यानी कि रिपोर्टिंग, और लास्ट में आ जाएगा आपका बजटिंग। ओके,
Now let's move to the next question. A style of leadership approach that focuses on supervision, organization, and performance is dash leadership. तो देखिए, सुपरविजन की बात की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, यानी कि तुम ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा, यानी कि ट्रांजैक्शनल, ऑटोक्रेटिक नहीं होगी, साइकोडायनामिक नहीं है, पार्टिसिपेटरी नहीं है। परफॉर्मेंस देख के आपको रिवॉर्ड मिलता है, सो इट इज गोइंग टू बी ट्रांजैक्शनल, both ways जिसको कहते हैं। मैनेजरियल ग्रिड मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पेपर टू एजुकेशन की किताब में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट यूनिट जो है बहुत अच्छे से पिक्टोरियल एलिमेंट्स में मॉडल्स को मैंने समझाया है। कुछ इस प्रकार का आपको डायग्राम भी मिलेगा मैनेजरियल ग्रिड से रिलेटेड, तो ये दिया था ब्लेक एंड मूटॉन ने। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। TQM डिस्क्राइब्स अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू। TQM का ईयर इस बारी पूछा गया था जून 2023 में। तो जो TQM है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की नीड मीट कर पा रहे हो, उसी से जो है कस्टमर सेटिस्फाई होता है और तभी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे बढ़ती है। Okay, so let's come to question number 37. The system of profound knowledge is the thought attributed to. System of profound knowledge is the thought attributed to whom? So इसका आंसर होगा डेमिंग, एडवर्ड डेमिंग, वन ऑफ द क्वालिटी गुरुज। डेमिंग ने, जो डेमिंग साइकिल भी आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर इन्होंने सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लायंस, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, द डीपेस्ट ऑफ नॉलेज, द डीपेस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज के बारे में इन्होंने बात की थी अपनी किताब के अंदर, और उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज जो है वो इन्होंने लिखा था, मेंशन किया था। सो एडवर्ड डेमिंग इज द आंसर। कमिंग टू कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मींस व्हाट? सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कॉस्ट रिलेटेड टू एफर्ट्स एंड डिफिशियंसीज, यानी कि इसके अंदर प्रोडक्टिव वर्क क्या एफर्ट रहता है और डेफिशिएंसी कहाँ पे डेफिशिएंसी रही, तो बोथ प्रोडक्टिविटी एज वेल डेफिशिएंसी इसके अंदर मैच हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is not the part of Kurt Lewin's 3-step model of change? So the answer to this is identification of problem. कर्ट ल्यूइन साइकिल की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट होता है अनफ्रीजिंग का, अनफ्रीज, उसके बाद चेंज आता है और फिर आता है रीफ्रीज। इसका मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी प्रकार से चल रही है, उसके अंदर हम काफी डिफिशियंसीज है और हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम उस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, यानी कि मेल्ट करेंगे, चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको रीफ्रेज करेंगे। और आपने देखा होगा बुक के अंदर एक पिक्टोरियल एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, आपने इसको जो है वो चेंज किया और एक नए ढांचे के अंदर आपने इसको डाल दिया। सो ये आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, द मीनिंग ऑफ पोका यूके इज व्हाट? सो द मीनिंग ऑफ पोका योके इज मिस्टेक प्रूफिंग। इसको मिस्टेक प्रूफिंग मॉडल भी कहते हैं कि आप जो है अपना प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट बनाओ ताकि कोई भी उसके अंदर मिस्टेक या डिफिशियंसी ना रहे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पोका योके। Coming to question number 41, in dash year central government started integrated scheme for orthopedically handicapped students. So the answer to this question is 1976. 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने IDP स्कीम चलाई थी फॉर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, जिनको की फिजिकल प्रॉब्लम है मूवमेंट के अंदर, तो उनके लिए स्पेशल IDP स्कीम 1976 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। कमिंग टू प्रॉब्लम इन राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ?
So the answer to this will be learning disability. फिजिकल हैंडीकैप नहीं होगा, विजुअली प्रॉब्लम नहीं है, हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग यानी ग्राफिक्स के अंदर प्रॉब्लम है, और ग्राफिक्स के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर, रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, अ स्पेशल एजुकेशन सर्विस मॉडल इन विच स्टूडेंट्स रिसीव all or most of their instruction or support from special education teachers and staff is dash. So इसका आंसर होना चाहिए सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम, यानी कि एक सर्विस मॉडल जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस और सपोर्ट जो है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स और स्टाफ से उनको सब कुछ मिल पा रहा है, यानी कि वो सेल्फ सस्टेनिंग है. तो इसका आंसर होगा सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम की सभी लर्निंग रिसोर्सेज टीचर्स वगैरह वहां पे अवेलेबल है. So this is self-contained. Coming to question number 44. No initiative towards inclusive education would be complete dash for providing inputs on training, curriculum delivery, assessments, etc. सो देखिए, गवर्नमेंट के बिना भी आप इनिशिएटिव्स जो होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के कंप्लीट नहीं कर सकते. गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होता है, सोसाइटी सपोर्ट चाहिए होता है, फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है. अगर आप ऑप्शन डी देखते हो तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है. इसके अंदर पेरेंट्स की बात की जाती है. देखिए, जब भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव के अंदर वैसे डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं, डेमोग्राफी भी उसके अंदर आती है, आपका कल्चर, सेक्स सब कुछ आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की बात भी इसमें करते हैं. तो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आपके स्कूल का, एकेडमिशियन, सोसाइटी का, गवर्नमेंट एफर्ट्स का, एनजीओ का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है, यानी पेरेंट्स, स्पेशल स्कूल्स की बात हम जब करें तो एडमिनिस्ट्रेटर्स, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग फैकल्टीज, मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स, ये सब, और एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ NGOs, non-government organizations also. So coming to question number 45, Stanford Binet scale measures the following attribute of an individual. So the answer to this question will be intelligence. तो intelligence scale test जो है वो बिने ने दिया, स्टैनफोर्ड बिने ने. और जो कॉन्सेप्ट है IQ का, इसको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दिया विलियम स्टर्न ने दिया IQ का कॉन्सेप्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46, डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन कौन होते हैं? इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल, सोशली एक्सेप्शनल, इमोशनली एक्सेप्शनल, या फिर फिजिकली एक्सेप्शनल? तो आंसर होगा सोशली एक्सेप्शनल, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. अगर आप एंटी सोशल नहीं भी कहना चाहते तो आप कह सकते हो कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको नहीं मानते, डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं, अपना अपनी मनमानी जो है वो करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. तो कहीं ना कहीं आप इनको कह सकते हो सोशली एक्सेप्शनल होते हैं, सोशल नॉर्म्स के थ्रू ये नहीं चलते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज के अंदर ये पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. Coming to question number 47, special education is a branch of education that deals with what? So, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी. यस. तो जब हम स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, that deals with educating children in special schools, okay fine, nothing wrong in it, to provide opportunity of special education to students, not bad. Instructions designing for students with special needs. तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन की भी बात हो गई, अपॉर्चुनिटी की भी बात होगी, और इंस्ट्रक्शंस की भी बात हो गई. एजुकेशन फॉर प्रेपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल जॉब्स इसके अंदर नहीं आएगा, ये इनरिचिंग स्टेटमेंट है. इंस्ट्रक्शंस डिजाइनिंग मतलब यू हैव ओपन special schools also and opportunities also हमने provide की हैं. Coming to question number 48, learning disability is mainly seen in the areas of.
तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। आप देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की भी अगर आप बात करते हो ना, तो वो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, है ना। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी के अंदर क्या होता है, रीडिंग राइटिंग स्पेशली आप पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ना लिखना, न्यूमरेसी यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स कैलकुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक यानी कि literacy and numeracy skills. Coming to question number 49, in a classroom, a child is always restless and unstable. So he might be dash. So the answer to this question should be hyperactive. ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो यानी कि क्या है, एनर्जी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और ऐसे बच्चों को ना रिटेन करना, इनकी अटेंशन रिटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल, चैलेंजिंग होता है एक टीचर के लिए। तो जब बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है तो वो टिक के नहीं बैठ सकता, अनस्टेबल रहता है, उसका ध्यान इधर उधर जाता है, भटकता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। Coming to question number 50, a child who reads few numbers wrongly has the learning disability of, एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नंबर्स जो हैं उसमें उसको पढ़ने के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो उसको कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर कहते हैं। The answer to this question should be dyslexia. डिस्ग्राफिया होता है जब आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, ड्राइंग में प्रॉब्लम होती है, समथिंग टू डू विद राइटिंग स्किल्स। डिसकैलकुला इज कैलकुलेशंस के अंदर, सेरिब्रल पैल्सी रिलेट्स टू योर ब्रेन एंड बैकबोन। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया इसका क्लियर कट आंसर होगा। सो इसके साथ आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, एंड आप मुझे बताना कितना आपका स्कोर रहा, एंड ये भी बताना हाउ डू यू लाइक दिस सेशन। And again, reminding you, this is my Telegram channel. Do join it. This is my paper 1 book and paper 2 book. Buy both of them, students, and I ensure you following them is definitely going to help you. In fact, definitely आपकी JRF जो है वो हो जाएगी, provided you are following my instructions and attending the classes also. So take care. बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, take care and keep studying. एग्जाम बिल्कुल पास में है। Bye bye.